जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आज शुरू करते हैं। आज दोस्तों अपन पढ़ेंगे भारत के महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो क्या है ये, क्या इनके कार्य हैं, किस लिए इनके पद का वो सर्जन किया गया अपने संविधान में, किस प्रकार से अपने कार्यों का निर्वहन करके सरकार को सहायता प्रदान करते हैं, सरकार की मदद करते हैं। तो वो सब अपन दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेगा। ये दोस्तों एक अपन कह सकते हैं कि संघ की या केंद्र की जो कार्यपालिका है उसी से संबंधित एक टॉपिक है दोस्तों। केंद्र की जो कार्यपालिका इससे संबंधित दोस्तों काफ़ी वीडियो जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इन सभी से संबंधित वीडियो दोस्तों मैं अपने चैनल के ऊपर डाल चुका हूं। तो आप लोगों ने अब तक अगर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके उनको देख सकते हो और संविधान के ऊपर दोस्तों एक अच्छी समझ आप बना सकते हो। वहां से आने वाले सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप एक छोटे लेवल से लेकर स्टेट पीसीएस या यूपीएससी तक के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनाने में आप सफल हो पाओगे अगर आप उन वीडियो को देख लेते हो एक बार। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इसको और समझते हैं क्या है ये, किस प्रकार से महान्यायवादी कार्य करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, सभी को पता है कि अपने केंद्र के अंदर दोस्तों एक सरकार होती है, सरकार का गठन होता है। और सरकार जो दोस्तों होती है, सरकार वो कोई भी कार्य करती है, योजनाएं बनाती है, नियम बनाती है, नीति बनाती है, कानून बनाते हैं। तो सरकार जैसे जो भी कानून बनाती है तो दोस्तों वो कानून पास होने के लिए जो अपने संसद है दोनों सदनों से पारित होता है और उसके बाद वो कानून बनता है। अब दोस्तों कई बार होता यह है कि कानून के अंदर कुछ एक विसंगति आ जाती है। कुछ एक विसंगति आने से क्या होता है दोस्तों, उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट कई बार तो उसको यथावत लागू कर देता है कि भाई ठीक है, इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है। और कई बार दोस्तों क्या होता है कि उसको वो संशोधन करने के लिए कह देता है सरकार को, इसको में संशोधन किया जाए। तो कोई भी कानून सरकार बनाए और उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सके। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती कब नहीं दी जा सकेगी दोस्तों, जब कानून को सोच समझ के ठीक से सही प्रकार से अगर बनाया जाए तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। और इसी के लिए दोस्तों एक पद का सृजन किया गया है, वो पद है दोस्तों महान्यायवादी। महान्यायवादी का पद का सृजन किया गया है। तो इसको अपने को दोस्तों ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों अपने को पता है जो भी संविधान के जो उच्च पद है जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, जो भी मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, तो इनके लिए दोस्तों जो किसी प्रकार की जो शिक्षा का जो प्रावधान है वो नहीं किया गया है। कि जरूरी नहीं कि ये LLB करके आए या फिर बीटेक किए हुए हो या फिर ये 10वीं पास हो, 12वीं पास हो। जो भी संवैधानिक पद है इनमें किसी प्रकार की शिक्षा का प्रावधान नहीं है। एक निरक्षर व्यक्ति कह सकते हो, एक अनपढ़ व्यक्ति भी देश का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, राष्ट्रपति भी वो बन सकता है। उसके लिए शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसी के लिए चूंकि दोस्तों ये लोग इतने कानून के जानकार नहीं होते हैं, इनको कानून की शिक्षा के बारे में इतना ज्ञान नहीं होता है, तो कोई भी कानून बनाए सरकार तो उस कानून का पुनर्विलोकन करता है दोस्तों ये भारत के महान्यायवादी। उस कानून को के बारे में डिस्कस करते हैं सरकार से, क्या ये आपने कानून बनाया ये ठीक है या नहीं। कानून के ऊपर जो राय है दोस्तों महान्यायवादी की सरकार राय लेती है, क्योंकि ये दोस्तों जो महान्यायवादी होते हैं ये अनपढ़ नहीं होते, ये होते हैं कानून के ज्ञाता या कानून के जो पूरे जानकार व्यक्ति को ही महान्यायवादी बनाया जाता है। तो ये कानून के जानकार होते हैं और सरकार को जो कानून जरूरी नहीं जो पद है वो बनाए गए हैं वो जानकार हो। तो इसीलिए दोस्तों ये महान्यायवादी का पद का सृजन किया गया है। और महान्यायवादी अगर वो बनाए गए कानून को अगर सही ठहरा देते हैं, बोल देते हैं कि ये कानून सही है, आप इसको लागू कर सकते हो, तो दोस्तों उम्मीद ये होती है कि सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती नहीं दी जाती है। क्योंकि ये जो दोस्तों महान्यायवादी का पद होता है ये सुप्रीम कोर्ट के जज के समान ही पद होता है। तो ये काफी हद तक कानून सही प्रकार से कानून बनाते हैं। तो इसी महान्यायवादी के बारे में अपन पढ़ेंगे, ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, कौन इनकी नियुक्ति करता है, कितना इनका कार्यकाल होता है और क्या इनका महत्वपूर्ण योगदान है सरकार या अपनी संसद या कह सकते हो कार्यपालिका में। तो आइए दोस्तों अब शुरू करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, जो महान्यायवादी जो पद है एक अपने को अनुच्छेद ध्यान रखना है दोस्तों। अनुच्छेद नंबर 76 आर्टिकल नंबर 76 ऑब्जेक्टिव आता है दोस्तों, पूछा जाता है, ध्यान रखना है। अनुच्छेद नंबर 76 में दोस्तों महान्यायवादी के पद का सृजन किया गया है।
महान्यायवादी जो पद है इसका सृजन किया गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा, आर्टिकल नंबर 76। इसके बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि महान्यायवादी दोस्तों जो होता है भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी, भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जो भी कानून से संबंधित जो भी मामले होते हैं उनके अंदर केंद्र सरकार को ये सलाह प्रदान करते हैं। इसको दोस्तों दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हो कि सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। कौन सी सरकार दोस्तों? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार होता है दोस्तों। यहां से दोस्तों ऑब्जेक्टिव बनते हैं, तो इन तीनों ही बिंदुओं को आपको याद ध्यान रखना है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है और केंद्र सरकार का दोस्तों एक कानूनी सलाहकार भी होता है दोस्तों। जो भी कानून से संबंधित मुद्दे हैं उनमें सरकार को अपनी राय प्रदान करता है और सरकार इन्हीं के राय लेके इनकी बातों को मान के वो कानून लागू करती है दोस्तों। नेक्स्ट अपन अब देखते हैं दोस्तों कि जो ये भारत के महान्यायवादी है इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो इनकी नियुक्ति से संबंधित बिंदु देखते हैं दोस्तों। इनकी नियुक्ति दोस्तों करते हैं वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और किस व्यक्ति की दोस्तों महान्यायवादी के पद पे नियुक्ति की जाएगी? चूंकि दोस्तों ये सरकार का कानूनी सलाहकार है, इसलिए सिंपल सी बात है, सरकार जिसको चाहेगी, सरकार जिसको महान्यायवादी पद पे देखना चाहेगी उसी को सरकार कहेगी कि इस व्यक्ति को महान्यायवादी के पद पे चुन लो और उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति महोदय द्वारा महान्यायवादी बना दिया जाता है। तो ध्यान रखना, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन सरकार के कहने से ही करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अब नियुक्ति होगी तो इनका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? कार्यकाल, यहां से दोस्तों ऑब्जेक्टिव आता है। कार्यकाल दोस्तों कितना होता है? कार्यकाल दोस्तों इनका होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। यहां से दोस्तों देखेंगे अपन कार्यकाल कितना होता है। तो महान्यायवादी का दोस्तों जो कार्यकाल होता है ये दोस्तों कब तक बने रह सकते हैं? ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ध्यान रखना आपको, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत का मतलब दोस्तों जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक ये अपने पद पे बने रह सकते हैं और जब राष्ट्रपति चाहे इनको हटा सकते हैं। हटाने का मतलब ये है दोस्तों, जब जो सरकार है, अपनी केंद्र सरकार है, जब महान्यायवादी के कार्यों से संतुष्ट नहीं होगी, उनको लगेगा कि महान्यायवादी सही राय प्रदान नहीं कर रहे हैं, उसी समय सरकार कह देगी राष्ट्रपति महोदय को कि आप इनको पद से हटा दो और राष्ट्रपति महोदय इनको पद से हटा देंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा होता बहुत कम है, बहुत रेयर केस में ही ऐसा होता है। तो यहां से अपन इस कार्यकाल से संबंधित बिंदु को याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव आपको देगा, महान्यायवादी का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो यही दोस्तों अपना राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अगला दोस्तों देखेंगे कि ये त्यागपत्र अगर देना चाहे महान्यायवादी, त्यागपत्र, तो त्यागपत्र दोस्तों एक इनको सुपुर्द करेंगे। तो त्यागपत्र भी दोस्तों ये सुपुर्द करेंगे राष्ट्रपति महोदय को। तो यहां से अपन को याद रखेंगे दोस्तों, नियुक्ति भी राष्ट्रपति, कार्यकाल भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत और त्यागपत्र भी दोस्तों सौंपेंगे तो राष्ट्रपति महोदय को ही अपना ये त्यागपत्र सौंपेंगे दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं योग्यता। कोई व्यक्ति अगर महान्यायवादी बनता है तो क्या उसके अंदर योग्यताएं होनी चाहिए, क्या उसके अंदर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उस व्यक्ति को महान्यायवादी पद पे चुना जाएगा तो कौन कौन सी योग्यताएं रखनी चाहिए, तो वो देखते हैं दोस्तों। तो अगर कोई व्यक्ति महान्यायवादी बनता है तो कम से कम दोस्तों उसके लिए योग्यता है वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, इस बिंदु को अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की जो योग्यताएं हैं वही योग्यता वाला व्यक्ति को महान्यायवादी के पद पे नियुक्त किया जा सकता है, चुना जा सकता है। अब ये सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब है दोस्तों अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कौन सी योग्यताएं जरूरी हैं तो वो अपन देखते हैं दोस्तों। इसके लिए दोस्तों अपने को 2 बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से दोस्तों? एक अपन ध्यान रखेंगे दोस्तों कि 5 वर्ष तक
5 वर्ष तक हाई कोर्ट का जज रह चुका हो। एक बिंदु तो ये दोस्तों, कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश कब बनेगा, या तो वो दोस्तों 5 वर्ष तक हाई कोर्ट का जज रह चुका हो, या फिर 10 साल तक हाई कोर्ट में वकालत कर चुका हो। और दूसरा बिंदु अपन क्या देख सकते हैं, 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकालत, हाई कोर्ट में वकालत या वकील के पद पर कार्य कर चुका हो। तो ये 2 योग्यताएं दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक है, या तो 5 साल तक किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में जज रह चुका हो, या फिर 10 साल तक किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में वो वकालत कर चुका हो, वकील के पद पर रह चुका हो। तो उस व्यक्ति को दोस्तों महान्यायवादी चुना जा सकता है, वो व्यक्ति महान्यायवादी बनने की योग्यता रखता है। तो ये दोस्तों अपने को ध्यान रखना है इसकी योग्यता से संबंधित बिंदु। अब जो देखते हैं दोस्तों, एक बिंदु दोस्तों आप ऑब्जेक्टिव के रूप में याद रख सकते हो कि वर्तमान जो दोस्तों अभी है भारत के महान्यायवादी हैं, इनका नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी दोस्तों कौन है, वर्तमान में जो न्यायवादी हैं वो दोस्तों है के वेणुगोपाल हैं। इनको आप के वेणुगोपाल, इनका आप नाम याद रख सकते हो, ऑब्जेक्टिव के रूप में आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, ये अपन ने देख लिया महान्यायवादी की जो दोस्तों नियुक्ति कौन करता है, शपथ कौन दिलाता है, त्यागपत्र कौन देता है, कार्यकाल कितना होता है, इन सब बिंदु को समझ लिया। अब दोस्तों क्या है कि जैसे महान्यायवादी का पद दोस्तों इतना बड़ा पद है, ये केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देता है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, किसी छोटे मोटे व्यक्ति को तो चुना नहीं जाएगा। महान्यायवादी के पद पर सलाह भी किसको दे रहा है, केंद्र सरकार को दे रहा है। तो इसके लिए जो अच्छा कानून का जानकार होना चाहिए, आप कानून विशेषज्ञ जिसको कह सकते हो, उसी व्यक्ति को चुना जाएगा। और इसीलिए इसकी योग्यता है दोस्तों, वो हाई कोर्ट के जज के समान, सॉरी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जज के समान इसकी योग्यता रखी गई है दोस्तों। अब दोस्तों अपन देखते हैं कि जो भारत के महान्यायवादी है, इसके कुछ एक पावर, इसके या कार्य कह सकते हो, शक्ति और कार्य क्या है, तो अपन एक बार इनको देखते हैं दोस्तों। तो यहां से आपको एक बिंदु दोस्तों ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि संसद का सदस्य नहीं होता है दोस्तों। ध्यान रखना है कि भारत के महान्यायवादी वो संसद का सदस्य नहीं होता है दोस्तों। ये संसद का किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों अब कार्यों में अपन ध्यान रखेंगे, जो भी दोस्तों होते हैं संसद की जो बैठकें होती है उनमें भाग लेने का इनको अधिकार है, वहां पे बोलने की इनको शक्ति है, संसद की बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, और संसद की किसी भी समिति का सदस्य ये बन सकता है। तो अपन इसको क्या क्या ध्यान रखेंगे दोस्तों कि संसद की बैठकों में भाग लेने की शक्ति, संसद की बैठकों में भाग लेने की शक्ति इसको प्राप्त है दोस्तों, बोलने की शक्ति प्राप्त है। कोई भी मुद्दे पर अगर कोई विचार हो रहा है, बहस हो रही है, तो ये अपनी सलाह दे सकता है, बोल सकता है वहां पे दोस्तों। और दोस्तों संसद की कोई भी समिति है, संसद की समिति का सदस्य दोस्तों बन सकता है। संसद की किसी भी समिति का दोस्तों ये सदस्य बन सकता है। तो ये सब शक्तियां दोस्तों इसको प्राप्त है। चूंकि दोस्तों ये केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, तो ये संसद का तो सदस्य नहीं होता है। लेकिन दोस्तों अगर केंद्र सरकार को एक सही राय होगी, एक सही गाइडेंस अगर देनी होगी, तो सिंपल सी बात है उसकी जो प्रक्रिया है उनको तो इसको समझना होगा। और उन प्रक्रियाओं को समझे इसके लिए क्या होगा, इसको संसद में भाग भी लेना होगा, इनकी बैठकों में बोलने की भी शक्ति प्राप्त है। इन जो भी संसद से संबंधित समिति है, इन समितियों का सदस्य भी बन सकता है, ताकि किस प्रकार से वो कार्य करती है, सही कार्य कर रही है नहीं कर रही है, तभी तो दोस्तों ये अपना मत है वो रख पाएगा सरकार के पास में कि भाई ये आपने जो कानून बनाया इस समिति ने, ये कानून में इस प्रकार से संशोधन किया जाना आवश्यक है, अन्यथा इसको चुनौती मिल सकती है सुप्रीम कोर्ट में। तो कोई व्यक्ति अगर किसी सेक्टर में घुसेगा ही नहीं, किसी सेक्टर के अंदर तक जाएगा ही नहीं, तो उसके बारे में राय कहां से देगा। इसीलिए दोस्तों इसको शक्तियां प्राप्त है, भाग भी ले सकता है, बोल भी सकता है, और किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों, वोट डालने की शक्ति इसको प्राप्त नहीं है, वोट डाल नहीं सकता।
अगर संसद के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी सदन में किसी मुद्दे पे या किसी बिल के ऊपर दोस्तों बहस हो रही है, तो वहां पे दोस्तों अगर वोटिंग हो रही है तो ये वोट करने की शक्ति इसको प्राप्त नहीं है, क्योंकि दोस्तों ऊपर ही अपन देख चुके ये इसका सदस्य नहीं है, तो सदस्य नहीं, इसीलिए वोट नहीं कर सकता है दोस्तों। अगली अपन इसको एक पावर या इसका कार्य देख सकते हैं दोस्तों, कि दोस्तों भारत के किसी भी राज्य में किसी भी न्यायालय में जाकर ये सरकार की तरफ से सरकार की पैरवी कर सकता है। तो ध्यान रख सकते हो, किसी भी न्यायालय में जाकर सरकार की पैरवी कर सकता है दोस्तों। ये कोई भी बिल या मुद्दा ऐसा है जिसको सरकार को लगता है कि वहाँ पे अपनी पैरवी जाके महान्यायालय दिख रहे हैं, तो दोस्तों भारत के किसी भी राज्य में जाके किसी भी मुद्दे पर या किसी भी कोर्ट में जाके सरकार की तरफ से अपना पक्ष रख सकता है, अपना मत रख सकता है। आप सिंपल भाषा में कहो तो ये वहाँ पे वकील के रूप में जाके लड़ सकता है उस मुद्दे पे, उस जो भी मुद्दा चल रहा है या कोई भी बहस का कारण है तो उसके ऊपर अपनी राय जाकर दे सकता है दोस्तों। तो ये दोस्तों इसके भारतीय महान्यायालय के कुछ एक कार्य हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों चैप्टर थोड़ा छोटा है लेकिन आपको समझ आया होगा कि इससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव्स दोस्तों आपसे के बनते हैं आप उनको बनाइएगा। जो भी आपके पास बुक है दोस्तों ऑब्जेक्टिव की, आप ऑब्जेक्टिव जरूर बनाइए दोस्तों। ऑब्जेक्टिव बनाने से दोस्तों आपकी याददाश्त की जो क्षमता है वो बढ़ेगी और विकसित होगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आए, वीडियो की दी हुई जानकारी से आपको कुछ समझने को मिला हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो मेरे मोटिवेशन के लिए दोस्तों थोड़ा इसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरा दोस्तों डेली लगभग शाम को 7 या 7:30 बजे के आसपास आपको एक वीडियो मिलेगा। आप उसको देख के अपनी संविधान के ऊपर एक अच्छी समझ बना सकते हो। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।